केंजाकू ने आखिर अपना सपना पूरा कर लिया है क्योंकि कर्स्ड एनर्जी का अगला एवोल्यूशन आ गया है। मारू ओ का इंट्रोडक्शन के साथ जुजुत्सु काइसेन का सीक्वल पूरी दुनिया को नए दौर में डाल दिया है और हमें एक बड़ी इंटरगैलेक्टिक जुंग के लिए तैयार करके, जबकि ऊपर वाले लोग हमारे लड़के अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर युगजी फ्रीकिंग इतिदोरी को ढूंढने में बिजी हैं। दारा, जो कि सबसे पावरफुल सुकुना लेवल एलियन है, डिसाइड करता है कि एक ह्यूमन पे अपना एलीट रे गिराए। मूवी की ओरिजिनल प्लॉट का क्या हुआ? चैप्टर शुरू होता है लुमालुन्स के साथ जो अपने मदरशिप के बारे में सच्चाई रिवील करते हैं। पूरा सिस्टम रूरुला एनर्जी पर चलता है जो एलियंस का कर्स्ड एनर्जी वर्जन है। अब ये फैसला अगर ह्यूमंस के लिए पीस का दिखावा लगता है तो ये पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसामी को लगता है कि अगर ह्यूमंस कर्स्ड एनर्जी को एफिशिएंटली फ्यूल में कन्वर्ट कर सकें तो वो भी इस टेक्नोलॉजी की लेवल तक पहुंच सकते हैं जो एनर्जी रेवोल्यूशन शुरू करेगा। फिलहाल लगता है कई नेशंस इस रिसर्च में इन्वेस्टेड हैं, पर कन्वर्जन प्रैक्टिकल यूज के लिए काफी कम है। लेकिन स्पेशल मरु या मुलवेस सुमेरिया से आने वाली यूनिक प्रॉपर्टी रखती है जो रुरुल्का को हर तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है। ये ह्यूमंस के कर्स्ड एनर्जी के लिए भी काम करेगा। इन्वेस्ट को सुमेरिया पर ही नहीं बल्कि अर्थ पर भी वैल्यूएबल बनाता है। डुंटिन्स ने लुमिलियंस और उनकी गार्डियन स्पिरिट्स कालियंस का कलिंग ऑर्केस्ट्रेट किया सिर्फ ये रॉक्स हासिल करने के लिए। एक्चुअली सबसे पावरफुल सुमेरियन डूडा दुस्कोंटे की पावर की लालच की वजह से मर गया, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो अपने लोगों के लिए सबसे प्योर मुलवेस सीक्रेटली इकट्ठा कर रहा था। जब मारू और क्रॉस का रूल का एनर्जी इनमें चैनल किया गया तो ओएस सिर्फ इससे किसी दूसरे एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया बल्कि कलेक्टिवली मदरशिप में ट्रांसफॉर्म हो गए। ये ओएस उन लोगों के सपने और आइडियाज को मैनिफेस्ट कर रहे थे जिन्हें उनकी एनर्जी इम्ब्यू करती है। जैसे कि मारू को स्पेसशिप कैसे ऑपरेट होता है ये पता नहीं था, उसने सिर्फ सपने देखे, एक नए जगह पर इमिग्रेट करने की इच्छा की, उनकी होम प्लैनेट से दूर एक पूफ के साथ। ये रॉक्स उसकी कॉल्स सुनते हैं और यूज अपने गोल्स अचीव करने का मीन्स देते हैं। और मुझे लगता है ये ओएस फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कलोन्स की डेथ और रिमेन्स से बनी है। ये फैक्ट कि ये प्राइमरीली लुमालोनियंस की लैंड्स में पाई गई, खास तौर पर जहां कलोन्स रहते थे, ये केस को मजबूत बनाता है, चाहे ये कैसे भी हुआ हो। एक्चुअली ये सब कुछ बनाया गया है, लेकिन ये जो ओएस हैं वो दुनिया को बदल देने वाले हैं और दस्कोंटेस ने इनमें से काफी कुछ चुरा लिया है। तो ये कहना अजीब नहीं होगा कि वो भी आगे चलकर अर्थ पर आकर अपना दिखावा करेंगे। अगर लुमेरियंस नहीं रहे तो उनका लैंड और जो कुछ भी बच रहा है वो दस्कोंटेस के हाथ में चला जाएगा। बुरा चीफ सिर्फ ज्यादा पावर का तरीका चाहेगा और एक शिप उनके लिए फिर से हमेशा की तरह वनिश हो जाएगा ताकि वो ओएस को फाइंड कर सकें। वैसे ह्यूमंस भी जो ऐसे ही गोल्स रखते हैं वो भी आगे आएंगे, इसीलिए उसामी चाहता है कि ये सब कुछ दुनिया से छुपा रहे। उसका सिर्फ अर्थ नहीं, जापान के बारे में भी सोच रहा है। आखिरी बार जब कर्स्ड एनर्जी दुनिया को दिखाई गई थी तब जापानीज लोगों को हंट किया गया था ताकि उन्हें एनर्जी का सोर्स बनाया जा सके जो आज तक चल रहा है। अगर दुनिया को मदरशिप और ओएस के बारे में पता चलता है तो कई देशों को दुनिया के हायरार्की में ऊपर आने का मौका मिलेगा। सॉर्सरर्स और कर्स यूजर्स बहुत वैल्यूएबल कमोडिटीज बन जाएंगे और एक बड़ा टारगेट। उसामी को लगता है कि जब तक दुनिया अपनी इंटरनल करप्शन को सुलझाती नहीं, ये सब कुछ सीक्रेट रखना चाहिए और इसके लिए वो एलियन से एनडीए साइन करने को कहता है। नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट दूसरे पार्टी से सीक्रेट्स छुपाने का बेस्ट तरीका है, लेकिन ये खास तौर पर ह्यूमंस के लिए है। कौन कह सकता है कि सुमेरियंस बिना वजह इस अग्रीमेंट को तोड़ नहीं सकते? वो स्ट्रॉन्ग पार्टी हैं जब तक आप जानते हैं युगजी नहीं आता और इन तारा के अग्रीमेंट्स उनके लिए नए नहीं होते। मिनो फिर एक अच्छा अल्टरनेटिव सजेस्ट करता है। मैं झूठ नहीं बोल सकता भाई, वो काफी स्मार्ट है। वो कह रहा है व्हाई डोंट वी जस्ट हिच देम अप, एक एलियन और एक ह्यूमन, ये परफेक्ट होगा। आप जानते हैं ये काम करेगा। हाँ, युका और क्रॉस एक अच्छी कपल हैं, लेकिन वो बैन कर देता है। इसका बदले अपने 200 आईक्यू का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि एलियंस से कोई फेवर मिलना उनके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। और हम जल्दी ही सीखते हैं कि वो दारा को अपने साइड पर कैसे लाना चाहते हैं। लेकिन अभी सुमेरियंस और जापानीज के बीच कल्चर एक्सचेंज पार्टी स्टार्ट होने वाला है। कोर ग्रुप 2 टीम्स में बांध दिया गया है। सुरुगी और मारू को तकोपी डिनर के लिए ऑक्टोपस ढूंढना है, जबकि युका और क्रॉस प्रिपेयर करने में रहेंगे। इस दौरान क्रॉस युका क्यों वो अपने भाई से अपने प्रॉब्लम्स छुपा रही है, तुम जानते हो, वो वाली जिसमें उसके पास सिर्फ 6 महीने जीने के लिए बचे हैं, जिसमें उसके दिमाग में एक बड़ा तुमर है। क्या ये कुछ नहीं है जो अपने परिवार को पता करवानी चाहिए? लेकिन युका नहीं चाहती कि उसके आसपास के लोग बदलें और उस पर पिटी करें। वो चाहती है कि उसके आखिरी दिन बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आता। शायद आप लोग मुझे नीचे चैट में समझा सकते हो, क्यों वो लोग आरसीटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसके दिमाग पर? जैसे अगर आप आर्ग्यू करते हो कि नहीं, वो बस वापस बढ़ेगा, ये उसकी डीएनए का हिस्सा है, ये म्यूटेशन है, सब वो बातें ठीक हैं। क्या ये उसकी जीने की समय को बढ़ा नहीं देगा? वो बस ओसीटी करती रहे और असल में मरने से बचे। लेकिन शायद कोई शोको जैसा नहीं है और सच्चाई ये हो सकती है कि उन्हें युगजी इतिदोरी की जरूरत है उससे बचाने के लिए। मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा कि वो लोगों को बचाने में कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और वैसे ही मजिटो की तरह, लेकिन किसी की सोल को नुकसान पहुंचाने की बजाय उनके शरीर को मैनिपुलेट करता है। वो उनकी सोल को हील कर सकता है और सब कुछ ठीक कर सकता है। हर हाल में मारू और सुदिगी 1 पाउंड वाले बड़ा ऑक्टोपस ढूंढने निकलते हैं जो आम ऑक्टोपस से ज्यादा टेस्टी माना जाता है। सॉर्सरर्स होने के नाते उनके लिए इसे पाना मुश्किल नहीं होगा।
थोड़ी फ्रेंडली कंपटीशन के बाद जो एक ड्रॉर पर खत्म होती है, सुदीगी पूछता है लुमरियन के लिए वॉरियर होने का मतलब क्या है। मरुइन बताता है कि ये जापानीज के लिए सॉर्सरर होने के बिल्कुल बराबर है, लेकिन लुमरियंस के लिए सिर्फ आदमी ही सॉर्सरर्स बन सकते हैं। और मैं वहां बैठ गई और सोचा, और आते कैसे गाड़ी चलाने की इजाजत होती है? नहीं नहीं नहीं, यह कोई प्रेजुडिस वाला बात नहीं है। लुमरियान औरतें रूल का एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकती। उनके फोर फादर्स ने उन्हें बताया था कि सब कुछ गॉड द्वारा दिया गया था, जिसने तब कैलियंस भेजे जिनको इज्जत देनी थी, और तब उन्हें रूलका का इस्तेमाल करने की एबिलिटी दी गई थी। ये उन मर्दों का ड्यूटी और प्रिविलेज है जो बच्चे नहीं दे सकते, अपनी औरतों और बच्चों की रक्षा करना। सुदीगी यह ध्यान दिलाता है कि यह सिस्टम हमारे पुराने समय और जापान के रेवर एरा की तरह है, जहां औरतें सिर्फ बच्चे देने और उनका ध्यान रखने के लिए होती थी, जबकि मर्दों को रक्षक और वॉरियर माना जाता था। इस तरह उनके लोगों की वैल्यू सिस्टम उन चीजों पर डिपेंड करता है जिनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वो औरतें जो बच्चे नहीं दे सकती और वो मर्द जो कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग इससे नीचे देखते हैं, लेकिन मारू इस सोच को बैंड कर देता है, कहते हुए कि हर व्यक्ति की असली कीमत इससे जुड़ी नहीं है, बल्कि उनकी कीमत उनसे फायदा है जो वो अपने लोगों के लिए कर सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माले हैं या फीमेल वॉरियर हैं या नहीं। मारू जबालोमा का उदाहरण देते हैं, जो सबसे मजबूत नहीं है पर उनकी समझ में बहुत सम्मानित है उनकी विजडम के कारण। किसी व्यक्ति का असली गुण सीधे उन्हें कीमत नहीं देता, यह उन्हें जिम्मेदारी देता है। ये एक बार फिर दुनिया के अलग कल्चर्स और धर्मों का दर्शन करवा रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कुछ विचार दूसरे के लिए प्राचीन लगते हैं, पर जब पूरी तरह देखा जाए तो अलग लग सकता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये कुछ प्रिविलेजेस का अंतर बना सकता है। मरू ये बताता है कि अगर उनके पास एनर्जी का कंट्रोल नहीं है तो उनकी फीमेल्स कम सुरक्षित हैं, और इसलिए उन्हें शिप से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि वो कुछ खतरे का सामना कर सकती हैं। मरू को नहीं पता कि क्या यह सिर्फ उनका ओवर प्रोटेक्टिव होना है या शायद पैट्रियार्कल है, और उन्हें यह सोचकर गिल्ट महसूस होता है कि उन्हें शिप में कैद होना कैसा लगता होगा। इसलिए उन्हें खुशी होती है यह जानकर कि फीमेल्स को कल्चरल एक्सचेंज में शामिल होने दिया जाएगा। इससे रिलेट करते हुए सुरजी अपनी छोटी बहन युका को प्रोटेक्ट करते हुए याद करता है, अब चाहे वो उससे ज्यादा मजबूत है, चैप्टर 1 में उसका थप्पड़ मरना, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि युका इनहेरेंटली वीक है। असल में वे सिर्फ इसलिए डर गए हैं कि उनके प्यारे लोगों को नुकसान ना हो, जो उन्हें ज्यादा प्रोटेक्टिवनेस की तरफ ले जाता है। तो सुदीगी पूछता है कि इस सिचुएशन में इनमें से कौन सच में वीक है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि लुमास को दुस्कॉन्टेस ने दबाया हुआ है, जिनकी औरतें मारू कहते हैं कर्स्ड एनर्जी इस्तेमाल कर सकती हैं, या तो रोका उन्हें और भी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बना देगा। दुख की बात है कि ट्रॉमास रात भर में नहीं छूते, लेकिन हम सबसे इंतजार करते कल्चरल एक्सचेंज पर आ गए हैं, और तब जबालोमा उसामी और उसकी टीम से मदद मांगता है, इंसानों को एक मौका देते हुए, जैसा उसामी चाहती। दरबा की बहन पर डस गुंतान के चीफ का कर्ज से है, चाहे वो कर्ज के इफेक्टिव रेंज से बाहर हैं। सुमीरियंस को यह पक्का नहीं है कि कर्ज प्रभावित नहीं होगा। यह कर्ज दबरा के पेट्रियार्की को धोखा देने या अगर चीफ को मार दिया जाए तब ट्रिगर होगा। उसने यह इसलिए किया ताकि दबरा को दूदा के खिलाफ ड्यूएल जीतने का कोई और ऑप्शन न मिले। यह भी दिखाता है कि डस्किन का चीफ शायद दबरा से कमजोर है, क्योंकि उसकी मौत एक फेल्ड सेफ होगा जब दबरा कभी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर डस्किन्स को मारने का फैसला करे। लेकिन ड्यूएल के बाद भी उन्होंने उस पर से कर्ज नहीं उठाया, तो वे उम्मीद कर रहे हैं कि इंसान इसकी जवाब देने में समर्थ होंगे, और हाँ, वे हैं। याद है जब गोजो सील हुआ, टेंकेन ने सॉर्सरर्स को यूज अनसील करने के कई ऑप्शंस दिए। हालांकि उन्होंने हनाकुरासु की मदद लेने का फैसला किया। एक ऑप्शन ब्लैक रोब भी था। ये एक कर्स टूल है जो मिगेल के क्लान द्वारा अफ्रीका में बनाया गया था और किसी के भी कर्स को उतार सकता है। इसकी कर्स टेक्निक के साथ जुड़ने की वजह से इसे स्पेशल ग्रेड कर्स से टूल माना गया था, गोजो के जिउजित्सु सोसाइटी को रिफॉर्म करने से पहले। दुख की बात है कि वे ब्लैक रोब का इस्तेमाल गोजो को प्रिजन रेल्म से बचाने के लिए नहीं कर पाए, क्योंकि गोजो ने खुद इसे अपने मिगेल के खिलाफ फाइट में तोड़ दिया था। तो या तो उसामी इस डिटेल के बारे में नहीं जानता, या मिगेल या उसके डिसेंडेंट्स ने कलिंग गेम्स के बाद एक और बनाई है। जैसे उसने कहा, उनके लोगों को इस कर्स टूल को बनाने में दशक लगे। अब इस कर्स से छुटकारा पाने का एक और ऑप्शन हो सकता है मेरा दोस्त यूजी फ्रीकिंग इतिदोरी। बिल्कुल सही सुना, यूजी और हाना दोनों सुकुना की मौत के बाद रिवाइव्ड सॉर्सरर्स को काटने के लिए जरूरी थे कलिंग गेम्स को खत्म करने के लिए। और याद है कि यूजी ने अपने बेस्ट फ्रेंड से एक्चुअल किंग ऑफ कर्सेस को निकाला था। अब यह सब कुछ 7 साल पहले हुआ था। हाँ, तब यूजी सिर्फ एक बच्चा था, पर अब सब कुछ बदल गया है। न सिर्फ उसके पास उम्र और विजडम है जो साथ आती है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है। यूजी और दूसरों में एक खास फर्क है कि वो सोल के कॉन्टूर्स देख सकता है। महितो को विश्वास था कि सोल बॉडी से पहले एग्जिस्ट करता है और बॉडी उसके इर्द गिर्द बनती है। अगर सोल को मैनिपुलेट किया जाए तो बॉडी फॉलो करेगी। इसी तरह से उसका कर्स टेक्निक काम करता था। वैसे अगर यूजी सोल के कॉन्टूर्स देख सकता है और अब उसके पास एक्सपीरियंस है, तो यूजी व्यक्ति पर कर्सेस और किसी भी फिजिकल एलिमेंट्स पर टारगेट कर पाएगा। और ना ही भूलना चाहिए कि सुकुना के खिलाफ फाइट के दौरान उसने आरसीटी को मास्टर किया था। तब से 7 साल हो गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसने इसे दूसरों पर लागू करने की कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। हालांकि हम भी एलियंस को एक एश्योरेंस देते हैं। दब अपनी छुट्टी लेता है। बंदा तो बस टॉयलेट इस्तेमाल करना चाहता था ना। ये लोग कितने डिस्गस्टिंग हैं। लेकिन रास्ते में वो युका और शेफ से टकराता है जिसने उनका खाना बनाया। और गैस करो दोस्तों, दर का इंसेन ऑरा शेफ पर चढ़ गया।
सच में स्पार्क। ये सब लोगों का ध्यान खींच रहे हैं और उसामी सच में सोचने लगा है कि मिनो का दो तरफों को मिलाने का प्लान काम कर सकता है। मुझे अब भी लगता है कि युक और क्रॉस काम कर सकते हैं ना। लेकिन अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, अगला कदम सुमेरियंस का है अपनी तरफ से एक्सचेंज होस्ट करना, शायद इंसानों को अपनी शिप पर भी बुलाना। लेकिन मदरशिप की बात करते हैं, वहां का सिचुएशन अलग है। जो लोग दोनों रेसेस के बीच शांति के खिलाफ हैं, जैसे उसकी, वो सब पीछे रह गए। तभी चीजें बिगड़ना शुरू हुई। क्या आपको याद है वो पुराना गिजार जो शांति संधि के खिलाफ था? अच्छा, उसने एक ह्यूमन को क्लोन को मारते हुए देखा है, और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि उसका थर्ड आई तो लिटरली आंसू बहा रहा है। याद रहे, सुमेरिया में सबके 3 आंखें होती हैं और तीसरी आंख से वो 2 बार रोते हैं, एक बार जब वो पैदा होते हैं और एक बार जब वो मरते हैं। लेकिन लुमरियंस अलग हैं, वो तीसरी बार तब रोते हैं जब वो कालोन की मौत देख